बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत आज नून लीग का एक अहम इजलास हुआ। इस इजलास में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा ने भी शिरकत की, जबकि PTI की जानिब से हुकूमत के साथ मुज़ाकरात को जारी रखने का फैसला किया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से मुतल्लिक केस की समाअत 2 मई को होगी। इस समेत दिन भर जो हम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी। डॉक्टर साहब, परवेज़ इलाही साहब के रिहाइश गाह का जो मामला, उस पर हुकूमत की जानिब से कहा गया कि ये ऑपरेशन जो है वफाकी हुकूमत की जानिब से नहीं बल्कि निगरां हुकूमत की जानिब से इक़दाम उठाया गया, जबकि PTI की जानिब से हुकूमत से जो मुज़ाकरात होने थे उनको जारी रखने का फैसला किया गया है। मामलात को किस तरफ जाता देख रहे हैं और क्या इन मुज़ाकरात के नतीजे में कोई बेहतरी आएगी सियासी तौर पर? देखिए, ये एक बड़ी अजीब सी एक सूरत हाल है इस वक्त हमारे सियासी जो हिजान बपा है मुल्क में, और वो ये है कि ये तो इमरान खान साहब जब इक़्तिदार से अलग हुए हैं और अब कुछ रोज़ या कुछ माह पहले उन्होंने बात कहनी शुरू की है कि ये तो मैं नहीं करता था, ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये तो सारी चीज़ें होती रहीं, और बहुत सारे काम। और ये बात इस प्रोग्राम को जितने भी लोग देखते हैं वो हमें हमेशा कहता रहा इस प्रोग्राम में कि इमरान खान साहब जब उनकी हुकूमत थी 2-3 बातें उस वक्त होती रहीं। पहली बात तो ये मैं बार बार कहता रहा कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा जब इक़्तिदार में आई थी तो 2 वज़ारतें थीं उनके पास जी। ऐसी, जिसके बारे में इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कहा गया था कि ये 2 वज़ारतें जो हैं, चूंकि हालात ऐसी हैं सूरत, बाकी यानी VA जाफरी साहब और साहबजादा याकूब साहब, और ये अफगानिस्तान के हालात हैं, ये वो सारे, और उसके बाद एक IGI बनी थी और वो बेनज़ीर भुट्टो साहबा ऑन बोर्ड थी। तो इमरान खान साहब को जब हुकूमत में वो थे तो मैं बार बार ये नुक्ता उठाता था कि इमरान खान साहब ये बताएं कि कौन सी वजारतें आपके पास हैं और कौन सी वजारतें नहीं हैं। मतलब इमरान खान साहब आज ये कह रहे हैं कि एहतसाब, हालांकि उनका सबसे बड़ा जो उनका एजेंडा था वो था एहतसाब, लेकिन शहजाद अकबर साहब मुझे नहीं पता कि उनको ओन करते हैं वो प्राइवेटली या नहीं करते, जब महफिलों में बैठते हैं नहीं करते। इसी तरह से वजीर कानून, इसी तरह से और बहुत सारी वजारतें, बहुत सारी मामलात इमरान खान साहब को पता थे, इल्म था, लेकिन वो अब कहते हैं कि नहीं, मुझे तो नहीं पता था। ये सारा जो बाजवा साहब ने किया, कुछ बातें ऐसी बाजवा हो सकता खुद कर रहे हैं, होता इनसे पूछ के कर रहे हैं, हमें नहीं, हमें इल्म नहीं है। लेकिन यह है कि जाहिर है कि जब विदाउट नोट टेकर जब ओपन एयर में बैठते थे तो उसमें यही होता है कि उसमें सेंसिटिव गुफ्तगू ही होती है, ठीक है। वरना तो यह है कि कमरे के अंदर ऑफिस में और इस तरह से ओपन एयर में बैठ के, और वहाँ कोई भी तीसरी शख्सियत नहीं, जो तस्वीरें हमारे सामने आती थी, बाजवा साहब बैठे हैं, फैज साहब बैठे हैं। अब एक नई चीज आई है यहाँ पे, और वो आई है ये जो हुकूमत के लोग हैं, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां हैं और बहुत सारी शख्सियात हैं और पार्टियों के अंदर भी मुख्तलिफ राय लोग रखते हैं, कुछ हॉक्स हैं, कुछ डर्व्स हैं, कुछ बात, तो उसके नतीजे में अच्छा PTI में भी ये सूरत हाल है। लेकिन अब यहां पर एक नई चीज आई है कि ये तो हमें पता नहीं था। अब उसमें जो है वो यानी अब आप देखें ना कि ऑन रिकॉर्ड है वजीर कानून कि जी नवंबर से पहले तो हमें इजाजत ही नहीं थी कि इमरान खान को पकड़ें, तो अब हमें इजाजत मिली है तो देखें पकड़ के, उसके बाद दिखा दिया पकड़ के नहीं। कुछ अजीब सा मामला, उन्होंने कहा अभी अब आए आके तो दिखाए, मैं फलाना राना सनाउल्लाह साहब वजारते हैं, और एक पार्टी नहीं है, 13 पार्टी हैं। तो इमरान खान साहब के ऊपर जो मुकदमात बन रहे हैं वो मुकदमात की आप देख रहे हैं उनकी, मतलब BRT में ये हुआ, फलां ये हुआ, अरबों खा गए, ये किया, फलां किया, और मुकदमात देखें क्या बन रहे हैं, 144 दहशतगर्दी। अब या तो मुझे नहीं पता, मैं इसको समझने से कासिर हूं कि ये किस तरह से मुकदमात कैसे बन रहे हैं।
अभी जो बात हुई है कि जी उसमें ये जो परवेज इलाही साहब का के घर पे हुआ, अब शाम को जाके ये बात की है इसाक डार साहब ने कि निगरान हुकूमत इसकी जिम्मेदार है, हम तो जिम्मेदार नहीं है। ये चला है कोई मामला 8.5 घंटे रात को, 8.5 घंटे कोई एक ट्वीट आ जाता, कोई एक बयान आ जाता, कोई एक बात आगे हो जाती कि भाई ये कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। बड़ा अफसोसनाक वाकया है, उसमें कुछ सर पैर भी नहीं है। ये नहीं, वो देखें ना कि जमानत हुई है रात के 10 बजे, पता नहीं 11 बजे, बहुत से लोग चले गए, वो बख्तरबंद गाड़ी लेके दरवाजे तोड़ रहे हैं, मतलब एक अनयूजुअल सा। और उसमें जो है वो, यानी अब इसके ऊपर क्या बात की जाए, मतलब नहीं, देखिए ना, देखिए बात यह है कि चौधरी शहाद साहब और उनकी जो भी अपनी सियासत है या जो इल्जामात हैं या जो वो छोड़ें आप, उससे हट के शुजात साहब की जो फैमिली है उनकी अक्रॉस द बोर्ड लोग उनका एहतराम करते हैं, उनका भी, परवेज इलाही साहब का सब। और ये अब जो कुछ हुआ है इस वक्त, ये यानी जो तकसीम हुई है, यानी चौधरी सालिक वहां पे हैं और मुनस इलाही वहां पे, इनके साथ तमाम लोगों के अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, ठीक है। मतलब मुझे वो दिन, अभी तक इलेक्शन से मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले की बात है 2018 के, तो मैं एक रेस्टोरेंट में, कि मैं मुनस इलाही साहब के साथ बैठ के खाना खा रहा था, तो अचानक इमरान खान साहब आ गए, बैठ गया कि वहाँ उनके तो लोग बहुत सारे बैठे हैं, तो कहते हैं हाँ डॉक्टर क्या हाल है, इधर आओ। मैं चला गया उठ के, क्या हाल है, बैठो इधर बैठो। मैंने कहा मैं मुनस के साथ, मुनस इलाही के साथ। बोले अच्छा, क्या हाल है विश को, तो मुनस आ गए उतनी देर में। अब इशू ये, अच्छा चौधरी सालिक जो है उनके तो निकाह में मैं गवाह हूं उनके मेरा नाम लिखा हुआ है बतौर गवाह, इनसे एक जाती मरासिम में रहे हैं। अब इशू ये है कि वो फैमिली में डिवीजन हो गई। अच्छा, जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो भी फैमिली के हैं। दूसरा नाम मेरे ख्याल से शायद चौधरी सालिक साहब का के निकाह में दूसरे गवाह मोहसिन नकवी होंगे गालिबन, अगर मैं, तो मतलब ये है कि ये एक ही, अब लेकिन वो सियासत, अब सियासत ऐसी जगह पर आके खड़ी हो गई है कि वो जो है वो, अच्छा अब इस पे करीब मोहसिन नकवी साहब ज्यादा जो है वो जरदारी साहब के करीब रहे, लेकिन वो मरीम नवाज साहबा के भी करीब है और नवाज शरीफ साहब के भी करीब है। अब इशू ये है कि वो मुल्क में भी नहीं थे, ठीक है, तो फिर ये कैसे हुआ। अब इसमें कुछ हॉक्स वहां पे हैं, ठीक है, यानी एक बात ये की जा रही है कि जी ये देखें कोई वाकया खुदा न खास्ता इनके गले, ये इनको ओनरशिप लेनी पड़ेगी। जो मैं बात पहले भी कह रहा हूं ना, बार बार कह रहा हूं, आप हुकूमत में आए हैं, आप ओनरशिप लें। अगर आप ओनरशिप नहीं ले सकते, आप हुकूमत में ना आए, आप हुकूमत में ना आए, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो। आप, हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो, हमारे तो हाथ बंधे हुए थे हर चीज, सवाए उसके कि जो माल पानी इधर से उधर होता रहे। मतलब उसके अलावा बात यह कि अगर आपके पास अथॉरिटी नहीं है आप छोड़ दें, अगर आपके पास है, आपने करना है, तो आप मुल्क को ठीक करें। अब आखिर में सारे के जी वो 2 जजों के लिए हमें फोन आ गया था, तो यूं था, तो ऐसे था, तो ऐसे था, तो अब ये जो हुआ इसका भी हमें नहीं पता था। वो कह रहे हैं जी राना सनाउल्लाह साहब थे, वो उसका नाम लगा रहे हैं। ये पार्टी के अंदर हो रहा है और ये इत्तेहादियों के ऊपर हो रहा है। क्योंकि इसको देखें, परवेज इलाही साहब, एक बड़ी अजीब पोजीशन बन गई थी मुस्लिम लीग काफ की। उसकी वजह यह है कि बेनजीर भुट्टो साहिबा ने दुबई में जो उनका एक दिन वापसी से पहले जो एक इंटरव्यू हुआ था मेरे साथ, उसमें उन्होंने ये नाम लिए कि जी वो कातिल लीग वाली बात नहीं, मतलब मुस्लिम लीग काफ, उन्होंने कहा कि वो मेरे पर अटैक हुआ तो उसमें वो है। अब मसला यह है कि वो नहीं था, मतलब परवेज इलाही साहब और शुजा साहब नहीं थे, लेकिन एक वाकया हुआ, यहां पे अटैक हुआ कराची में पहले, फिर इधर हुआ, तो वो कातिल लीग और इस तरह की बात चल गई। लेकिन जरदारी साहब ने मामला को संभाला। सूरत हाल बड़ी खराब हो गई थी, क्योंकि मुस्लिम लीग काफ जो है वो एक तरफ पीपल्स पार्टी थी जिसके अंदर ये तासुर था कि ये तो इसका तो नाम लिया हुआ है बीबी ने, और एक तरफ मुस्लिम लीग नवाज शरीफ साहब थे, जो कि बिल्कुल किसी सूरत देखने को तैयार नहीं थे कि यार ये लोग जो है ये मेरी एब्सेंस में छोड़ के चले गए। बाद में तो खैर नवाज शरीफ साहब ने सबको ही ले लिया तकरीबन। अब तो राजा रियाज साहब को पता नहीं टिकट मिलता है कि नहीं मिलता, नवाज शरीफ को ये भी देखना है। लेकिन बहरहाल उस नवाज शरीफ साहब बड़े उस पर कि नहीं भी इनको लेना है, इनको नहीं ऐसे। तो अब जो है वो तो जरदारी साहब ने जगह दी
इनको और बड़े अच्छे ताल्लुकात बने, जरदारी साहब के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात बने, और वो इतने अच्छे बने कि ना वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, हालांकि कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई पोस्ट नहीं है, और वो वक्त जो था वो गुजरा। और उस वक्त में, और वैसे भी जब ये यहाँ पे नहीं थे, जलावतनी में थे, मैं वो बात डिस्कस नहीं करना चाहता, कई दफ़ा शहबाज शरीफ साहब ने एक दो दफ़ा तो मैं ही कोई वसीला बना के वहां से इधर आ रहा हूँ इंटरव्यू करने मुशर्रफ साहब का, तो मुशर्रफ साहब ने शुजात साहब से कहा तो बड़ा अच्छा हमदा शहबाज, एक फैमिली, मतलब यहां तक कोई नहीं गया जो कल हुआ है। अब मसला यह है कि थोड़े दिन पहले तक ये भी इमरान खान साहब के घर हुआ था जमान पार्क में, और क्या कुछ हो गया था उस दिन। उस वक्त तो ये बात हुई नहीं, उस वक्त तो जमान पार्क जो है, लेकिन जमान पार्क में जो हुआ उसको मैं थोड़ा सा इससे इसलिए मुख्तलिफ कहूंगा कि वहां पर इमरान खान के कारकुन मौजूद थे, वो डंडे सोटे लेकर आ गए थे। यहां तो कल नहीं थे रात को, यहां तो जो है वो एक अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हुई और कई घंटे चलती रहे, चाहे वो हाथ भी नहीं आए। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि परवेज इलाही साहब भी माशाल्लाह, मतलब इमरान खान साहब के साथ रह रहे कि वो भी कुछ लगता है कि खूब, मतलब वो भी छलावी की तरह पता नहीं किधर गायब हो गए, उधर थे उधर से उधर। और ये हमारी जो पुलिस है, इनकी इंफॉर्मेशन भी देखें, ये इस कमरे में ढूंढ रहे हैं, उधर ढूंढ रहे हैं, कोई चारपाई के नीचे ढूंढ रहा है, कोई पंखे के ऊपर देख रहा है, कोई दराज खोल के देख रहा है परवेज इलाही। मतलब एक आप कहेंगे यार एक मिनट, ये हकीकतन एक फुटेज ऐसी है जिसमें पुलिस वाले दराज खोल के देख रहे हैं, परवेज इलाही साहब इसमें तो नहीं है। एक तमाशा बना कई घंटे तक, और अचानक जो है वो फिर पता चला कि तो हमें इसमें हम नहीं है, तो मुज़ाकरात जारी रखे जाए। जब पीटीआई जो है उनकी तरफ से पहले इंडिकेटर आ गया था कि मुज़ाकरात जारी रखे जाए, लेकिन मसला ये है कि वो कह रहे हैं कि इसने किया, वो कह रहे हैं। अच्छा, उधर थोड़ी देर के बाद राना सनाउल्लाह साहब आते हैं, फितने को हम कुचलेंगे। अच्छा, फितने को कुचलेंगे तो भाई फितने को कुचलना नहीं कुचला जा रहा, वो फितना तो गले पड़ा हुआ, ना वो पकड़ा जा रहा है, ना उसके खिलाफ कोई पॉलिटिकल बयानियां बन रहा है, ना आप उसको। ये परवेज इलाही साहब का जो इशू है, देखें लोगों ने रहना है ना इस मुल्क में, अब जो खवातीन और उनकी फैमिली के, ये अजीबोगरीब मामला हुआ ना। अच्छा, अब इसमें जो है वो बात जरदारी से, वो कहते हैं ना जरदारी साहब के, शहबाज शरीफ साहब खुद कि वो फरियाल तालपुर साहिबा को रात के वक्त किया, इस तरह उठा के उनको जेल भेज दिया। अब इसके बाद क्या बचा, ये जो हुआ है कल। तो अब ये है कि वो आधे कह रहे हैं कि हमने किया, आधे कह रहे हैं कि हमने नहीं किया, आधे कह रहे हैं हटो बचो साइड पे, क्योंकि अजीबोगरीब वाकया हुआ ना। अच्छा, परवेज इलाही साहब जो हैं वो भी नहीं हत्ते लगे, ये जिस काम में हाथ डाल रहे हैं ना, इनसे कुछ नहीं हो रहा। और अब जो है ये सूरत हाल है, इन्वर्टेड कॉमर्स, बजट नहीं बन रहा, और आईएमएफ से मैं ये बात देखें ना, आईएमएफ से मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई दूर दूर तक कोई स्टाफ लेवल नाम की कोई चीज ही नहीं है। 1 महीना रह गया जी, या 1.25 महीना, पता नहीं। बजट ना इलेक्शन कमीशन से पेपर छप रहे हैं, ना बजट की कॉपियां छप रही हैं, ठीक है, और ना उधर से पैसे उधर गए हैं, सारा ज़बानी कलामी चल रहा है, कोई बजट दूर दूर तक कहीं मौजूद नहीं है। यहां फंस गए आके। अब ये कह रहे हैं कि जी हम बजट के बाद करवाएंगे इलेक्शन, इंतखाबात। अब बजट के बाद क्यों कराएंगे, क्योंकि उस बजट में या तो ये होगा कि वो बारूदी सोने के बिछा के निकल जाएं, एक तो ये थ्योरी है। हाँ। कि सबको देके पैसा जो है नहीं आगे वो बाद में आने वाला भुगतता रहे, वरना तो कोई तुक नहीं है कि जब आईएमएफ के साथ मामला था। अच्छा, वजह भी ये बयान हो रही है कि आईएमएफ के साथ चूंकि है नहीं, और हमने चूंकि जिम्मेदारी ली है कि हमने मुल्क को ठीक करना था, तो हम ये करके रिलीफ दे के फिर जाएंगे, ये भी कोई तुक दूर दूर तक नहीं है। डार साहब को मैं हमेशा ये बात कहता रहा हूं कि अगर आप लोगों को खुल के बताएंगे ना बात कि क्या हुआ है, तो वो और क्या हो रहा है, ठीक है, अक्टूबर से लेके अप्रैल के आखिर तक कहां पे मईशत और क्या वजह हुई है, ठीक है, तो एक बात खुल के सामने आ जाएगी। आपका काम मुज़ाकरात से ज्यादा आपका काम मुल्क की मईशत को देखना है। तो जो एक बहुत बड़े खौफनाक अंदाज में सामने आई, ये तो आप 8, 10, 15, 12 लोगों को जो अपने साथ मुशावरत करके इससे निकलें, इस मतलब एक मईशत का इशू है ना, मतलब आईएमएफ के साथ क्या मामलात हैं क्या नहीं है, मतलब, और अगर नहीं है तो फिर इधर आप कैसे, ये तो बिल्कुल ही वोट बैंक
ऐसी तैसी हो जाएगी वोट बैंक की, क्योंकि अगर आपने डेवलपमेंट स्कीम्स ही नहीं दी, अच्छा देनी किसको है? जो कैंडिडेट्स खड़े हुए थे और हार गए थे उनको भी कमिट कर लिया हुआ उनसे। ये इनके वज़रा ने कहा, मुझे नहीं पता साहब साहब के इल्म में है या नहीं, मुझे इनके कई मुशीरान मिले जो इलेक्शन हार गए हुए हैं, यानी एडवाइजर्स वगैरह हैं, तो यानी वो इलेक्शन हार चुके हैं जी, और तो उनको, हाँ उनको भी, उनसे भी कमिट किया हुआ है कि आपको हमने अगले साल का डेवलपमेंट बजट देना है। हाँ। मतलब वो लोग जो पीटीआई से हार गए थे, कोई उधर हार गया था, कोई पीपल्स पार्टी, तो अजीब सा एक जो है वो मुसीबत सा, अजाब सा बना हुआ है जिसका कोई सर पैर नहीं है। और अगले हफ्ते वो केस लग गए, ठीक है ना। अच्छी बात क्या है इसमें? अच्छी बात यह कि मुज़ाकरात जारी हैं, और खराब बात यह है कि उसकी कोई बुनियाद तय नहीं हो रही, क्योंकि असेंबली ये तोड़ेंगे, तो असेंबली तोड़ने के बाद वो खान साहब कह रहे हैं कि वो वापस लाया जाए असेंबलियों में। अब वापस लाया जाए तो वहां वो अथर मिल्ला साहब का कोट कर रहे हैं कि अथर मिल्ला साहब, अच्छा अगर आप मुख्तलिफ वज़रा से बात करें तो वो अपने अलग अलग, ख्वाजा आसिफ साहब ने जैसे कहा कि मुज़ाकरात नाकाम हो जाएंगे और हम तो नहीं मानेंगे। शेख रशीद साहब ने भी यही कहा, मौलाना साहब ने भी यही कहा। अच्छा कुछ लोग चाह रहे हो, कुछ नहीं चाह, तो एक पॉलिसी जो है वो नहीं आ रही सामने, क्लैरिटी नहीं है। अच्छा यहां नहीं, वो इधर भी देखें, ये तो मैंने आपसे कहा ना कि गिलानी साहब इसमें शाह महमूद कुरैशी, इसमें फवाद चौधरी साहब, अली, इनकी टीम बिल्कुल वो है, यानी आप समझ लेना कि इसमें फवाद चौधरी साहब बात करने में थोड़े से लगते हैं कि वो, लेकिन वो अंदर बैठ के आराम से सुकून से पॉलिटिकल मफाहमत की मामला आगे चले। लेकिन मसला ये है कि वो इमरान खान साहब के लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं, उनके कारकुन और बहुत सारे लोग उनके, वो कह रहे हैं कि आपको पता है ना कि नहीं हो रहे 14 तारीख को, जो आज एतजाज एहसन साहब ने भी कह दिया कि 14 तारीख को तो इलेक्शन कमीशन पेपर ही नहीं छाप रहा, तो अब आप ये कौन से ट्रक की बत्ती है जिसके पीछे आपने लग गए, और उस चक्कर में आपने टिकट भी इशू कर दिए, लड़ाई भी हो गई, नाराजगियां भी हो गई, कभी कोई टेप आ जाती है किसी की, कभी कोई ऑडियो टिकट बिके हैं, फलाना इमरान खान साहब का रौला पड़ा हुआ है वहां जमाम, ये क्या हुआ है? तो अब वो इमरान खान साहब ये जो है ये कह रहे हैं, एक मिनट ठहरो, अब तो आए ऊंट पहाड़ के नहीं, अब हम उसको क्यों बुलाएंगे अंदर? अच्छा असेंबली में क्यों बुलाएंगे? असेंबली बुलाएंगे तो अब तो देखो वो हम सितंबर चाहें या अक्टूबर चाहें फला, मगर मसला ये बीच में बजट आ गया है, बजट बन नहीं रहा। ये बड़ी खौफनाक चीज है कि बजट की तैयारी होती है ना, एक वजह बजट ही नहीं बन रहा। मतलब आप कोई देखते हैं ना कि अगले साल कहां पर, एक महीना बीच में दरमियान में, और उसके बाद जो महंगाई का तूफान और सारे मामला, तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें ये सब फंस गए हैं। और देखिए हमारी तो दुआ ये है कि सारे बैठें और उसमें जो है वो बैठने के बाद ये मामलात को हल करके आगे निकलें। लेकिन उसमें एक बात ये हो रही है कि इमरान खान साहब, इनके पीटीआई की तरफ से कहा गया है कि आप मुकदमा खत्म करें। अच्छा कई मुकदमा जो हैं वो बहुत ही अजीबोगरीब किस्म के मुकदमात हैं, बल्कि सारे ही इस वक्त तक देखा जाए ना, सवाए तोशा खाना का भी कुछ सर पे नहीं, बाकी मुझे नहीं पता कि कौन सा मुकदमा बना हुआ है। सारे मुकदमे कुछ ऐसे ही हैं, दहशतगर्दी, हाँ 144 ये हो गया, उधर वो अली अमीन गंडापुर घूम रहे हैं पूरे मुल्क, ऐसे कोई उसमें कोई मेगा करप्शन वाली होती है, कोई आपको नजर आती है? नहीं कोई ऐसी कुछ होती है ना कि कोई आपको मेगा करप्शन नजर आई हो, ठीक है, वो नहीं है। वो केस क्या बन रहे हैं, वो थाने में ये हो गया, उधर एफआईआर कर, अब ये हुकूमत बैठी हुई, ये इनसे वो नहीं। अच्छा इमरान खान मजबूत हो रहा है बयानिया। यहां पर अब मसला यह है कि इशू सिर्फ और सिर्फ एक कि नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ। देखिए ना, ये एक ऐसा इशू है कि हम बार बार नवाज शरीफ साहब ने शिरकत की, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस। देखिए फायदा कुछ नहीं था ना इसमें, अचीव क्या करना था, टारगेट क्या था? नंबर 1 मुकदमात खत्म हो, जो सही बने गलत बने वो नहीं हो सका। दूसरा नवाज शरीफ साहब तराजू बराबर हो, तो तराजू बराबर क्या कब होना था? वो तो तराजू खुद बताते खुद ही कुछ इस वक्त आपस में दो उसके वो लड़ रहे हैं, मुख्तलिफ दो जो है ना उसके वो लड़ रहे हैं आपस में। अल्लाह करे कि ना लड़ें आपस में, फिलहाल तो उसके दोनों तराजू में लड़ाई हो गई है, ठीक है ना। 6 उधर हैं, 7 इधर हैं, 8 उधर हैं, तो तराजू हमारी तो दुआ है कि बराबर हो जाए, तराजू अवाम के लिए बराबर हो और सबके लिए बराबर हो। लेकिन बहरहाल अब इशू यह है कि वो
तो वो नवाज शरीफ साहब की वापसी, वो अब उस बात से जब इलेक्शन होगा उस वक्त होंगे। और भाई इलेक्शन कब होगा, मतलब जब भी होगा। एक होता है ना कि जब भी होगा, पहले तो है ना अभी आ गए, अभी आने वाले हैं, अगली फ्लाइट से जहाज बुक, टिकट बुक हो गए, पासपोर्ट इशू हो गया, ये हो गया वो, उसको नवाज शरीफ साहब भूल के बैठे हैं सारे। वोट बैंक उनका है, और अंदर जो है वो एक मामला तो है कि उसको कैसे संभालना है। नवाज भाई आपने मतलब है कि एक ट्वीट करने से या बोलने से तो मामला हल नहीं होते ना। मतलब हमें नहीं मिला, हम मजबूर थे, हमें ये कर दिया वो कर, तो ये तो इस तरह से बात नहीं होती ना। इलेक्शन की तरफ तो जाना पड़ेगा, आज नहीं तो 4 महीने बाद तो 5, कहीं ना कहीं तो आपने जाना है ना। ये अच्छी बात इसमें क्या हो रही है कि सब बैठे हैं और मुज़ाकरात कर रहे हैं। और जहां तक टेम्परेचर चला गया था 3-4 रोज पहले, वो जो असेंबली में और इधर उधर आगे पीछे, तो मुज़ाकरात अब तक तो हो रहे हैं। लेकिन उसमें यह है कि उसमें ये नहीं वो किस चीज के ऊपर हो रहे हैं। अब तो 14 मई नहीं है ना, तो 14 मई नहीं है तो वहां से ही कहा जा रहा है कि हमें पार्लियामेंट में वापस आ जाए हम सारे, और आके एक दफा हम तरमीम करवा के इसको मंजूर कर। ये सब टक्की बत्तियां हैं माजरत के साथ। एक दफा वो वापस आ गए, वो ख्वाजा आसिफ साहब का वही जुमला, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, वो अपनी जगह पर, वो जो सोच है ना, क्योंकि वो ये कहते हैं कि इसने, इमरान खान ने कम हमारा रगड़ा लगाया है उनकी बात में, और हम इस वक्त क्यों इसको करें भाई, हम क्यों आने दें। और ये मौलाना साहब की भी सोच है, बस हमें क्या जरूरत है, 180 वोट हमने ले लिए, हम क्यों इस वक्त, ठीक है क्यों करें। सपोर्ट है डॉक्टर साहब, नहीं तो पब्लिक सपोर्ट है ना, लेकिन इस वक्त इशू ये सारा कि वो, अच्छा इमरान खान साहब हुकूमतें बहाल वाला मसला तो तोड़ी क्यों थी। और वो तो फिर अगर की बात होगी ना, अगर अदालत ने, फिर अदालत में मामला जाएंगे, फिर उसमें वफाकी हुकूमत क्या कहेगी, फिर उधर से वो लेना देना, अच्छा वो कहेंगे अच्छा जी ये आप जाली मुकदमात खत्म करवाएं, उधर से वो कहेंगे अच्छा देखें हमसे मुकदमात खत्म करवा रहे हैं, ये एनआरओ मांग रहे हैं। हालांकि मतलब एक अजीब सी जो है ना वो एक, यानी आप समझे कि फंस गए सारे, जो ग्रिड लॉक में फंसे हुए हैं। और उसमें हर गुजरते दिन के साथ एक तो आईएमएफ का नहीं सर पैर पता चल रहा है, सिक्योरिटी का इशू है। आज सुबह आर्मी चीफ की जो स्पीच थी जी, वो उन्होंने स्पीच की क्योंकि वो जाहिर है कि एक टर्मोइल है मुल्क के अंदर, और टर्मोइल में, उस टर्मोइल में सब लोग देख रहे हैं कि एक अदारा पीछे हो गया है, दूसरा अदारा जो है अदालत भी वो पीछे हो गई है। वो सिर्फ वो प्रोसीजर बिल के ऊपर वो करेंगे क्योंकि वो अदालत के ऊपर एक उनका सू मोटो उन्होंने कैसे लेना है और क्या, उसके ऊपर एक बेंच बना है जो कि 2 तारीख को समाप्त होगी। तो ये चल नहीं पा रहा, इससे कैसे अब निकलना है उसके लिए ये बैठे हैं सारे। अच्छा ये जो शायद खान अब्बासी साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब वो भी ये कह रहे हैं कि सिस्टम नहीं चल रहा, अगर इंतखाबात की तरफ हम सबको बैठ के रूल्स ऑफ गेम्स तय करने पड़ेंगे। क्या क्या रूल्स ऑफ गेम्स होंगे, कोई प्लान बताएं ना पहले। इंतखाबात की तरफ जब भी जाना है, मुत्तहिदा हुकूमत हो या शायद दोनों या पीटीआई, इस वक्त अवाम के मसाइल को किस तरह हल करने की कोशिश मैं नहीं जानता, मैं इस वक्त नहीं जानता। और मैं सिर्फ देखें ये बात जो कर रहे हैं ना, मैं वो जो बात कर रहा था शायद खान अब्बासी साहब और मिफ्ता इस्माइल के, मुल्क जो है वो एक बिल्कुल जैम हो गया और आगे नहीं चल रहा और सिस्टम कोलैप्स हो गया, सिस्टम की बात वो भी कर रहे हैं। मतलब हल क्या है, मतलब हल भी तो यही है ना कि पॉलिटिशियंस ने, ब्यूरोक्रेसी ने, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ने, जुडिशरी को क्या बिठाएंगे बीच में आप, मतलब कैसे रूल्स ऑफ द गेम कैसे तय होंगे, मतलब उसका कोई फॉर्मूला हो तो फिर आगे बातचीत चले ना। मतलब वो तो कह रहे हैं कि हम, मौलाना साहब तो कह रहे हैं मैं साथ बैठूंगा नहीं, इमरान खान साहब भी साथ बैठने को नहीं तैयार, वो उन्होंने कहा कि बाकी लोग बैठे, मेरी दूसरी टीम मुज़ाकरात करे, और इसमें तलखी बढ़ती जा रही है और मुल्क का नुकसान। तो इससे अभी तक तो मैं उम्मीद करता हूं कि इनके मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे, लेकिन साथ ही वो तारीख निकल गई 14 तारीख वाली, 14 मई, इसी में टिक टिक में। और इसमें ये बड़े अफसोसनाक मामलात हैं कि इसमें जो कुछ हुआ रात को, तो अब इसको किसने किया, कैसे किया, ये इनको करना पड़ेगा, बैठ के आपस में करना पड़ेगा। और ये बजट के ऊपर मेरे ख्याल से इत्मीनान में लेना चाहिए इसहाक डार साहब को, हुकूमत को, कि क्या इश्यूज हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। इस पर तो सब लोग इकट्ठे होंगे ना इसके ऊपर कि भाई जहां पर कोई बात ऐसी है, मतलब टैक्सें पे टैक्सें लगाते जा रहे हैं लोगों के ऊपर, गैस की कीमत, बिजली की कीमत, इस तरह तो नहीं मुल्क चलेगा ना। तो वो जाहिर है कि इधर भी गले पड़ा हुआ है मामला। उधर खान साहब जो हैं वो इलेक्शन चाह रहे हैं जल्द से जल्द, तो देखें कि ये मामला आगे जाके किस तरफ जाते हैं और अदालतें हैं और ये बाकी सारा। लेकिन एक इसमें जो बात है, जो मैंने कल भी बात की थी और मैं दोबारा भी बात कह रहा हूं कि एक इंपॉर्टेंट
मुलाकात जो है वो होनी है 4 तारीख को जी। और वो दौरा भारत बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, जिसके लिए तमाम दुनिया की नजरें इस बात पे कि ताल्लुकात में ये फोरम्स में जरूरी नहीं होता कि कोई उस फोरम का कोई उसके बाद सारे मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन कहीं बातचीत शुरू होती है, कहीं पर आप डिस्कस करते हैं। और चूंकि चाइना का एक फोरम है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई 5 से स्टार्ट हुआ था, वो बढ़ गया है, उसकी एक बहुत बड़ी हैसियत है दुनिया में उस फोरम की। लेकिन बदकिस्मती से कुछ ऐसी सूरत हाल डेवलप हुई है। पहली बात तो यह है कि देखें, मैंने कल भी बात की थी कि ये जेब नहीं देता, जो मेजबान है उनको ये जेब नहीं देता कि आप क्या में वो मेहमान थे, चाइना के लोग मेहमान थे। और राजनाथ सिंह जो हैं उनके, राजनाथ जी, हम तो इधर से बात करते हैं उनकी, लेकिन उन्होंने एक अजीब ऊट पटांग हरकत, ये बेहुदा हरकत उनसे हुई है, जो कि बुनियादी जो आपके डिप्लोमेटिक एक नॉर्म्स होते हैं ना, जो सफारती आदाब होते हैं आपके, या कोई मेहमान आता है आपके यहाँ तो आप किस तरह से, उन्होंने हाथ नहीं मिलाया अपने मुल्क में आने वाले मेहमान से, चाइना के वजीर दिफा से हैंडशेक नहीं किया। और हैंडशेक ना करने के बाद, ठीक है, उन्होंने फिर ना सिर्फ ये कि हैंडशेक नहीं किया, बल्कि ये हिंदुस्तान टाइम्स 7वीं खबर, इस चीज को फिर छपवाया गया अखबारों में, ठीक है। हिंदुस्तान टाइम्स 7th स्लाइड, राजनाथ सिंह स्किप्स हैंडशेक विद चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर, रिमाइंड चाइना ऑफ LAC वायलेशंस। इस तरह आप नहीं करते। मतलब ये बड़ी, मैं बहुत, मेरे लिए ये हैरानकुन बात है कि अगर फिर ये 15वीं स्लाइड देखें, टाइम्स ऑफ इंडिया, राजनाथ सिंह अवॉइड्स हैंडशेक विद चाइनीज काउंटर पार्ट बायलैटरल मीट। ये कोई जंग नहीं जीती आपने। हाँ। ये एक अजीब सी बात है। ये कभी ऐसा नहीं होगा कि सेक्रेटरी ब्लिंकन आज के दौर में और लेवरॉव की मीटिंग हो रही हो और वो हैंडशेक ना करें। मतलब ये बड़ा बुनियादी एक, और मैं बड़ा हैरान हूं इस बात पे कि उन्होंने ये किया। चाइना की तरफ से एक स्लो, बड़ा हल्का सा, धीमा सा रिस्पांस था। उन्होंने कहा कि हम बॉर्डर मैनेजमेंट, उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। जो स्टेटमेंट आई यहां से कि स्नप कर दिया, ये कर दिया, चाइना ने बड़ा खामोशी से उसका रिस्पॉन्ड किया। आज जयशंकर जो हैं वो डोमिनिकन रिपब्लिक पहुंचे हुए हैं। अभी डोमिनिकन रिपब्लिक में पहुंच के, अभी डोमिनिकन रिपब्लिक कहां है? वो कैरिबियन, एटलांटिक ओशन, बहर ओकेयानूस एटलांटिक। तो बहर ओकेयानूस का जो मगरबी है ना, यानी आप वो सोचें कि यानी अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका से नीचे गल्फ ऑफ मैक्सिको, फिर सेंट्रल अमेरिका के साथ, और फिर इधर जो आपका साउथ अमेरिका से ऊपर कैरिबियन, ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है ऊपर, उसमें जजायर हैं बहुत सारे, उसमें 17 जजायर तो मुल्क हैं, कुछ कॉलोनीज हैं, और केमन आइलैंड वगैरह जैसे हैं। लेकिन मुल्क जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट, क्यूबा, इनमें से एक जजीरा क्यूबा है, जमैका है, ये कैरिबियन आइलैंड। और पाकिस्तान में कैरिबियन आइलैंड्स बड़ा मशहूर है, वेस्ट इंडीज। ये वेस्ट इंडीज है, ये जजायर है ना, इन्हीं जजायर से टीमें आती हैं ना, मुख्तलिफ जजीरों से ही तो टीमें। वेस्ट इंडीज को मुल्क थोड़ी है एक मुल्क, हम कहते हैं ना वेस्ट इंडीज की टीम क्या आ रही है। तो वेस्ट इंडीज जो है वो कोलंबस इधर की जगह उधर निकल गया था ना, तो वो मतलब इंडिया, तो वो वेस्ट की तरफ जाके तो वहां लैंड हो गया था इन जजीरों पे, तो वेस्ट इंडीज। तो उनमें से एक जजीरा है जो कि डोमिनिकन रिपब्लिक है। वहां पर जनाब सफारत खाने का इफ्तिताह किया। डोमिनिकन रिपब्लिक की इंपॉर्टेंस ये है कि एक तो जाहिर है कि कैरिबियन के अंदर एक बड़ा जबरदस्त किस्म का उनका मुल्क है, इंडिपेंडेंट मुल्क है। अच्छा, ये केमन आइलैंड और मतलब और बहुत सारी कॉलोनीज वगैरह है, कुछ ब्रिटिश के अंडर हैं, कुछ नीदरलैंड्स, कुछ फ्रांस अभी तक वहां पे, स्पेन वगैरह, लेकिन ये कि बहुत सारे मुल्क आज़ाद हैं। अब इसमें जो है ये डोमिनिकन रिपब्लिक जो है ये ताइवान को मानता था 3-4 साल पहले तक। अच्छा। ये वो मुल्क है जो ताइवान से गया है चाइना की तरफ, जी, ताइवान से निकल के सारे मुल्क चले गए हैं ना तकरीबन, अब तो चाइना को ही मान रहे हैं सारे। और डोमिनिकन रिपब्लिक जो है वो बेल्ट एंड रोड का भी हिस्सा है,
बहुत सारे मुल्क बेल्ट एंड रोड का हिस्सा हैं, ये लैटिन अमेरिका में भी और कैरिबियन में भी। और कैरिबियन आइलैंड चूंकि पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस है ना, तो जजीरों की बड़ी इंपॉर्टेंस है, चाइना की बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं और ये पूरा उसका हिस्सा। अब वहां पे जयशंकर पहुंचे और वहां पहुंच के उन्होंने जो बयान, मैं जयशंकर साहब से बड़ा मतलब मैं हैरान हूं कि वो इस वक्त किस किस्म की उनकी टाइम्स ऑफ इंडिया, थर्ड स्लाइड, इंडिया, चाइना ने कहा था ना कि नॉर्मल है हमारे, उनका कल ये स्टेटमेंट आया था कि नॉर्मल मैनेजमेंट की तरफ हम जा रहे हैं, कल ये स्टेटमेंट था। आज जयशंकर साहब ने वहां जाके कह दिया कि कहां पे कह रहे हैं, अभी उनके राजनाथ नहीं है, हाँ। ये हैं जयशंकर, ये राजनाथ जी के बाद वो कह रहे हैं कि वहां पे खड़े होके, जो कि बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है, कि चाइना टाइज विद इंडिया टाइज विद चाइना एबनॉर्मल ड्यू टू वायलेशन ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट अरेंजमेंट। अच्छा, बॉर्डर मैनेजमेंट अरेंजमेंट क्या है? अच्छा, उसके बाद जो है वो ये जो है ये एनडीटीवी ने भी रिपोर्ट की है, पहली स्लाइड। और फिर उसके बाद जो अजीब सी बात है वो ये है, हिंदुस्तान टाइम्स जो बात कह रहा है वो, जयशंकर्स बिग अटैक ऑन पाकिस्तान अहेड ऑफ बिलावल्स विजिट टेरर स्पॉन्सर, ये तो बात उन्होंने पहले कर दी थी, लेकिन ये जो बात है ये पहले बात हो गई थी, ठीक है। ये जयशंकर जो 11वीं स्लाइड है हमारी, इतना बिलावल इंडिया ये छोड़ दें, बायलेटरल की पाकिस्तान ने कहा था कि हम तो बायलेटरल मीटिंग ये क्लियर होगी थी, लेकिन आज जो खबर है ना आज की, ये 12वीं स्लाइड, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडो डोमिनिकन बिजनेस इवेंट, वहां पे पहुंचे हुए हैं डोमिनिकन रिपब्लिक में वजीर खारजा, जिनका मेजबान बनना है पाकिस्तान के वजीर खारजा ने, और वहां पहुंच के जयशंकर टॉक्स अबाउट चैलेंजेस फेस्ड बाय बोथ कंट्रीज रिगार्डिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, यानी वो पाकिस्तान को भी और चाइना को भी। अब इशू ये है कि अगर आपने वहां पर ये इनवाइट किया हुआ है 4 तारीख को, आपके यहां फॉरेन मिनिस्टर्स ने आना है, और पाकिस्तान में एक चीज होती है ना कि बर्फ पिघले किसी तरह से, बात आगे तो चले, मतलब उसका एक टेम्परेचर, और मैं बिल्कुल इसको समझने से कासिर हूं कि यानी 2 नेबर्स, ओ भाई, इसका मतलब फिर वो 2 फ्रंट दिमाग में। इशू ये देखें, ये तलखी मुझे नहीं पता, ये इतनी गलत पॉलिसी एक है कि एससीओ के आपके पास है, ठीक है। अब मुझे बताएं, ये जो G20 होना है, शी जिनपिंग कहते हैं मैं नहीं आ रहा, तो कई मुल्क कहते हैं कि हम नहीं आ रहे। देखें, इशू ये है सारा कि इसमें ये एक बड़ा अच्छा फोरम था, जैसे सार्क पहले तबाह हुआ, अब एससीओ को खराब कर दिया। एक ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आके बात करेंगे मजीद इस सवाल। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आप यकीन करें, जयशंकर साहब ने आज जो बात की है ना डोमिनिकन रिपब्लिक में जाके, पाकिस्तान और चाइना के बारे में, ये नहीं आप मुझे बताएं, आप कैरिबियन, इंडिया और को बात करें, बिजनेस, 1000 बातें हैं। आप एक जगह जाके डोमिनिकन रिपब्लिक में पाकिस्तान को बुरा कह रहे हैं, और चले पाकिस्तान को तो छोड़ें, चाइना को, वहां जाके अपने चाइना को जवाब दे दिए। ठीक है डॉक्टर साहब, ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके मजीद जानेंगे आपसे। नाज़रीन, एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, मुज़ाकरात के हवाले से जो हुकूमत के साथ हो रही हैं, उस हवाले से पीटीआई की जानिब से कहा गया है कि ये जारी रखे जाएंगे और मफाहमत की तरफ, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब कह रहे हैं कि मफाहमत की तरफ मामलात जा सकते हैं, तो क्या वाकई में? देखिए, मैंने आपसे कहा ना, कुछ शख्सियात ऐसी हैं जो चाहती हैं दोनों तरफ की बात आगे बढ़े, कुछ शख्सियात हैं जो चाहती हैं कि ना बढ़े। लेकिन देखिए, एक तो इसमें बात हुई ना कि वो सितंबर से अक्टूबर तक आ गए, हुकूमत आ गई, इधर से भी लचक का मुजाहरा, इधर से भी, इनको आपस में बैठ के मामला को तय करना चाहिए, अदालतों तक ना लेके जाते सियासी मामला, सब यही कह रहे थे, लेकिन वो चले अदालतों में चले गए, फिर अदालतों के और मसीह इशूज हैं उसको। इसमें जो यहां पर इशू है वो ये कि आप जरा सूरत हाल इलाके की देखें, मैं बार बार बात कह रहा हूं। IMF अगर आपको नहीं पैसे इस वक्त आ रहे, और चाइना की आप पॉस्चरिंग देखें, इंडिया, मतलब हम ये कोई इस फड्डे के अंदर हम नहीं हैं, और हैं भी, क्योंकि 2 हमारे पड़ोसियों के दरमियान अगर इस तरह की सूरत डेवलप हो जाए, और ऐसा हो जाए कि वो अभी भी वहां पे, मतलब उन्हें चाइना के फॉरेन मिनिस्टर्स, डिफेंस मिनिस्टर से हैंडशेक नहीं किया, मतलब ये मेरे लिए हैरान कौन बात है। मतलब एक नहीं एक देखें, इस पे मेरा अपना ख्याल ये था कि एससीओ की कॉन्फ्रेंस में वो बहुत जबरदस्त किस्म का सारे मेहमानों का, ताकि एक तलखी, एक उनको प्रोटोकॉल देंगे इज्जत से, चाइना के, रशिया। अब हैंडशेक नहीं किया, खबर चलवाना, और हैंडशेक नहीं किया मुज़ाकरात से पहले,
यानी वो आए तो हैंडशेक नहीं किया, फिर खबर चला दी। इस तरह नहीं होता दुनिया में। इस तरह जो ये डिप्लोमेटिक नॉर्म्स, यानी पाकिस्तान और इंडिया के भी आप देखेंगे कि ये जो वाघा के ऊपर बुरी टेंशन हो, आप देखें वो ईद दिवाली इसके ऊपर वो दोनों तरफ के फौजी आके एक दूसरे को, जंग अपनी जगह है लेकिन एक नॉर्म्स होते हैं। अब आपने हाथ में हैंडशेक नहीं किया, फिर उसके बाद डोमिनिकन रिपब्लिक में जाके आपने चाइना को रगेज दिया, वो बेल्ट एंड रोड का, अभी उन्होंने ताइवान को छोड़ के चाइना का कैंप ज्वाइन किया। एक दुनिया भर में टेंशन है, यानी एक जंग छिड़ी हुई है ना। सूडान का मामला कहां जाके निपटता है, ये सीरिया के अंदर जो है वो रशिया और अमेरिका के मामलात आपस में खराब हो रहे हैं, यूक्रेन का मामला खराब हो रहा है, ये अफगानिस्तान सेटल नहीं है। तो अब इसमें सिक्योरिटी के आपके मामलात हैं, अब इसमें आपस में बैठ के ये मामलात करें। और सबसे मेरे लिए जो एक परेशान कुन बात है वो IMF का ना होना है, और वो सारा का सारा इसलिए हो रहा है कि आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ रही। मुझे बताएं कि इस वक्त ये जो मनाजिर सड़कों पे या गलियों मोहल्लों में और यहाँ से जो बात हो रही है, तो उसमें आप ये मुझे बताएं कि इसमें यहाँ पर लोग आएंगे या यहाँ से जाएंगे, इस कदर गैर यकीनी की सूरत हाल में। और इसी में आप देखें ये अमेरिका के साथ कैसे अभी जो साउथ कोरिया है, मैं आपको एक बात बताऊं, बड़े जिसके उनके वहां पे गए ना, हमारा बड़ा जबरदस्त मुल्क है, और यून सुक योल करके जो गए वहां पे, तो वहां पे उन्होंने गाना वाना भी गाया साउथ कोरिया के, और एक न्यूक्लियर उन्होंने मामला तय किया अमेरिका के साथ। लेकिन वो जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट है, वॉशिंगटन डिक्लेरेशन जो है, उसको अगर आप पढ़ें तो वो अजीबोगरीब किस्म का डिक्लेरेशन, इसको मैं उस दिन पढ़ा, मैं इसको नहीं समझ पा रहा था। ये जो वॉशिंगटन डिक्लेरेशन है दोनों मुल्कों का, ये बड़ी अजीब सा है। ये जो 10th स्लाइड है ना, वॉशिंगटन डिक्लेरेशन, ये न्यूक्लियर मुआहिदा हुआ है, लेकिन वो ऐसा है कि अगर आपका फड्डा पड़ जाए नॉर्थ कोरिया से, तो आप अमेरिका को आवाज दें तो अमेरिका अपनी सबमरीन वहां भेज देगा। मतलब एक अजीबोगरीब किस्म का मुआहिदा हुआ है। मतलब उसको, मतलब मैं इसको पहले मैंने पढ़ा 2-4 दफा, लेकिन मैं इसको समझ पढ़ ही रहा था तो CNN ने पटाखा चला दिया। CNN मैं इसको, उन्होंने मेरा जो है ना जो है वो जेन उन्होंने क्लियर कर दिया, CNN वालों ने, वो 14 स्लाइड के वाई सेंड US स्टील सबमरीन टू साउथ कोरिया एंड टेल द वर्ल्ड अबाउट इट। मतलब ऐसी सबमरीन जो कि किसी को पता ना चले, इसलिए टेक्नोलॉजी है ना, तो वो साउथ कोरिया को, पूरी दुनिया को बताएंगे आप पहले कि हमें आवाज दे दो, तो हम फौरी तौर पे वो आप दोस्त भेजेंगे जिसका किसी को पता नहीं चलेगा। भाई ये क्या माहौल है भाई। तो ये उधर जो है ना बैक एंड पे ये मसाइल खड़े हो गए हैं इसकी वजह से। ये ये देखें, ये बड़े स्ट्रांग मुल्क, ये वो ममालिक हैं जो बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, और ये वॉइस ऑफ अमेरिका ने ऊपर से पटाखा चला दिया, नो साउथ कोरियन न्यूक्लियर वेपन्स, US विल इंक्रीज डेटरेंस। अच्छा, वहां पे खुशियां मनाई जा रही थी कि शायद हमारा कोई न्यूक्लियर पैक्ट हो गया है। पहले उनका न्यूक्लियर पैक्ट हुआ है, और फिर उसके बाद जो है ये देखें, पहले CNN ने ये खबर दी, बाइडेन ने साउथ कोरिया, जो 5वीं स्लाइड है, कि एग्रीमेंट हो गया है नॉर्थ कोरिया को डेटर करने के लिए। एग्रीमेंट क्या हुआ है कि आपके यहां सबमरीन आएगी, हमारी सबमरीन खड़ी रहेगी। ये अब वो उधर वहां पर सूरत हाल अजीब है साउथ कोरिया के अंदर। ये क्या माहौल है भाई आपका। यानी अब सोचिए ना, अजीब साउथ कोरिया के साथ अजीब एग्रीमेंट, जैसे वो बेचारे चले गए वहां पे साउथ कोरिया के सदर, वहां जाके उनको पता चला कि क्या हो गया वो, और फिर उसके बाद खुद अमेरिकन मीडिया ही पीछे लग गया। मतलब अमेरिकन मीडिया ने ही ये जो है, ये जो 9th स्लाइड है, आफ्टर वार्मथ फ्रॉम बाइडेन साउथ कोरिया लेटर फेसेस डिफरेंट यूनिट हो, वापस गए हैं तो वहां पे लोग खड़े हैं, नॉर्थ कोरिया ने कहा अच्छा ये करके आए उधर। तो इशू ये सारा कि इसको, और ग्लोबल टाइम्स ने फिर कि यून्स ओवरवेलमिंग, जो 18वीं स्लाइड है, प्रो US पॉलिसी कुड बिकम नाइटमेयर फॉर साउथ कोरिया विच लॉसेस टू आउटफिट गेन, एक्सपर्ट से। अच्छा चलें, अब देखते हैं कि इसको क्या। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि अब इतने तल्ख माहौल में मेरी अपनी यहां पे एक कैलकुलेशन खराब हुई है, ये SCO के हवाले से। मेरा ये अपना अंदाजा था कि SCO एक ऐसा फोरम था जहां पर इंडिया एक बहुत अच्छा, ये पूरी जो खटपट चल रही है ना रीजन में, एक बर्फ पिघल सकता, जो भी हो रहा था कमांडर्स के लेवल पे, उसको पब्लिक ना करते, नहीं हाँ, उसको वो होता रहता, वो चलता रहता। एक दुनिया में एक चीज रहती है ना आपकी, आप खुल के चाइना के अगेंस्ट जाएंगे तो मुझे बताएं इस वक्त कोई गल्फ, इस वक्त कोई इंटरेस्टेड है, कोई दुनिया में इंटरेस्टेड है कि इस फड्डे में बीच में आपके साथ खड़ा होगा आके? आप उसको डाउन प्ले करते हैं। उन्होंने बात की कि मैनेजमेंट, आप कहते हैं हाँ मैनेजमेंट, हाँ मुझे, अब आपने आगे से हैंडशेक नहीं किया, फिर आपने डोमिनिकन रिपब्लिक में
साथ आपने पाकिस्तान के बारे में बात कर दी पहले आपने कहा बायलेटरल, यहां से वजाहत की हिना रब्बानी खर साहबा ने कि हमने तो बायलेटरल, बिलावल भुट्टो जरदारी तो कह रहे हैं कि मैं शरीक हूंगा उसमें जाके। अब आप कह रहे हैं नहीं वो बायलेटरल, भाई बायलेटरल क्यों, भाई बिलावल क्यों कहेंगे मुझे अलग से मिलना है जयशंकर जब बिलावल, देखें ये बात हुई थी नहीं हुई थी, उन्होंने पहले उसको कर दिया, तो ये बदमजगी पैदा हो रही है। अब मुझे नहीं पता कि सूरत हाल में, जो मैंने कल भी बात की थी, ख्वाजा आसिफ ने ना जाके अच्छा किया, क्योंकि ख्वाजा आसिफ को जितना मैं जानता हूं, ख्वाजा आसिफ जो है अगर उनसे कोई हैंडशेक ना करे तो ख्वाजा आसिफ यहां तो कुछ कर पाए ना कर पाए, इमरान खान के साथ वहां जरूर कुछ करते थे, मामला खराब जरूर कर देते हैं। वो भी मुंडा सियालकोट ही है ना, सियालकोट के हैं, तो वो वहीं पर कुछ ना कुछ वो भी गुस्सा खाते। तो ये जो बेहूदगी हो रही है, और फिर वहां पे डोमिनिकन रिपब्लिक में जाके पाकिस्तान, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बर्फ पिघलेगी, दौरा होगा, ताल्लुकात बेहतर होंगे, तो मेरा ये, और ये फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं जो कि बड़े ठंडे मिजाज के आदमी है, तो मेरा ये ख्याल है कि इस तरह के फोरम्स को खराब नहीं करना चाहिए, डिप्लोमेसी को आगे बढ़ना चाहिए था। ये अब इसको क्यों इन्होंने एससीओ की समिट को खराब किया है, इसका G20 पे असर पड़ेगा, बाकी चीजों पे, और तलखी बढ़ेगी, और तलखी बढ़ेगी और बदकिस्मती से भारत की तरफ से बढ़ेगी, और उसमें रशिया की पोजीशन भी ऑकवर्ड होगी, रशिया चाइना के बगैर कुछ नहीं कर पाएगा। सही, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को नवा के लूंगा, सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।